Hello students, welcome back to Gradify Academy. Today we are going to do the basics in BK, bookkeeping and accounting for standard 11th commerce. So as we know, there are three types of accounts and they have the three golden rules. Types of accounts and the golden rules, like three types of accounts. First is personal account, and we know the golden rule is debit the receiver, credit the giver. Now let us see what are the examples of personal account. Personal account में हम क्या क्या चीज़ लेते हैं. ओके, सो एज वी नो कि अगर नेम ऑफ पर्सन है लाइक मिस्टर एक्स, मिस्टर राज, मिस सुनीता, मिस अहमद, या कोई भी नाम अगर है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ बॉय, नेम ऑफ अ गर्ल, वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आता है. एंड एट द सेम टाइम इफ़ आई से मेसर्स राज ट्रेडर्स, तो ये तो एक बिजनेस हो गया, एक शॉप हो गया, एक है ना कंपनी हो गई, ट्रेडर्स हैं. मेसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नानावती हॉस्पिटल, नेम ऑफ एनी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी. ओके, एनी यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज हैज़ ए नेम. साइसा स्पोर्ट्स क्लब या खार जिम खाना, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड. नो, आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई नाम अटैच्ड है. मिस्टर एक्स, मिस्टर राज, सुनीता, अहमद. हियर ऑल्सो राज ट्रेडर्स. हाउ डू वी आइडेंटिफाई किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस हो या कोई पर्सन हो, सोल प्रोप्राइटर हो, या कोई इंडस्ट्री या कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब एक नाम से जाना जाता है ना. हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो ऑब्वियसली देर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स और देर आर सो मेनी स्कूल्स, तो इट हैज़ अ पर्टिकुलर नेम, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि दैट इज़ अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल और स्कूल जिसको हम ढूंढ रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं. तो नाम होना बहुत ज़रूरी है, right? So all the names, whether it is a person, whether it is a business, whether it is a shop, a partnership firm, कोई industries, hospitals, schools, colleges, universities, any kind of sports club, any kind of charitable institutions like Lions Club वगैरह, ये सब हमारे personal account में आता है. Okay, now different categories of personal account is natural personal account. तो जब हम किसी पर्सन का नेम लिखते हैं, नेचुरली दे आर अ पर्सन, राइट? सो इट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. एंड जब हम कोई बिजनेस या हॉस्पिटल्स या स्कूल, कॉलेजेस, अदर देन द नेचुरल पर्सन नाम लिखते हैं, तो दोज आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ठीक है. एक और पर्सनल अकाउंट होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट, ये सब जो हमने लिखा है ना, दिस आर ऑल असेट्स. यू नो व्हाट आर असेट्स? असेट्स आर प्रॉपर्टी दैट वी ओन, जो हमारा खुद का होता है, जो हम बिजनेस करके बनाते हैं, कमाते हैं एंड बनाते हैं. दोज आर नोन एज assets. So all kind of assets, every kind of assets are that comes under your real account. Every kind of assets comes under your real account. For example, cash balance. Okay, cash balance मतलब क्या? जो आपके हाथ में, जो आपके घर में पैसा रखा हुआ है, cash in hand. Okay, that is cash balance. बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट, ये वो चीज़ है जो हमारे बैंक में हम पैसा रखते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स करते हैं. ओके, या फिर हम अपने बैंक से पैसा जमा करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसको निकालते हैं बिजनेस करने के लिए. सो दैट थिंग इज़ डन फॉर द बिजनेस. द बैंक अकाउंट ओपन इज करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट का जो हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा बैंक में है, वो होता है बैंक अकाउंट, और वो है हमारा असेट. वो हम ओन करते हैं ना, तो वो हमारा असेट है ना. एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट अगर है तो वो रियल अकाउंट है. ओके, लेकिन अगर कोई बैंक का नाम है, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर एनी अदर बैंक, यूनियन बैंक, एसेट्रा, और ऑल द नेम ऑफ अ बैंक, तो अगर बैंक का नाम है ना, तो दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, which means it comes under the personal account. लेकिन बैंक अकाउंट comes under real account because this is our property, this is our asset. Then comes other assets like computer account, investments. पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, राइट? हमने पैसा इन्वेस्ट किया और हमने कोई चीज़ खरीदा, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने शेयर खरीदा, डिबेंचर्स खरीदा, दोज आर इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट दोज आर आवर रियल अकाउंट.
Furniture account, plant and machinery account, debtors are all our assets that comes under real account. Besides this, these are all tangible assets. ठीक है? Intangible assets are also our assets and those comes under real account. For example, goodwill, patents, copyright, trademark. ये intangible है. Tangible and intangible. Tangible means those assets which we can see, feel, touch. ओके जो हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम बेचेंगे तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है, तो ये टेंजिबल हो गया. लेकिन जो चीज़ हमको दिखती नहीं है लेकिन वो हमारा असेट है, उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल. ओके नाउ जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल. गुडविल क्या होता है? गुडविल इज रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस. आपके बिजनेस का जो नाम होता है ना बिजनेस करने के बाद में, उसको हम गुडविल बोलते हैं. और गुडविल में भी एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है. कैसे? समझ लो मेरा बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, ओके, एंड मैं अच्छा कमा रही हूँ. आई हैव मेड अ गुड नेम इन द मार्केट. नाउ आई वांट टू शिफ्ट माय बिजनेस समवेयर एल्स. या तो हम शिफ्ट कर रहे हैं या तो फिर हम उसको वहाँ छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं. तो मे बी आई एम सेलिंग ऑफ माई बिजनेस एंड गोइंग समवेयर एल्स. तो जो मेरा गुडविल यानी जो मेरा बिजनेस का रेप्यूटेशन जितना अच्छा होगा ना, तो मुझे मेरे गुडविल का वैल्यू, मुझे मेरे बिजनेस का रेप्यूटेशन का वैल्यू उतना अच्छा मिलेगा. तो दैट इज़ माई असेट, राइट. सेम गोज विथ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स लोग को पेटेंट्स एंड कॉपीराइट क्या होता है मालूम नहीं है, बट वो असेट है, इनटेंजिबल असेट है. अब पेटेंट क्या होता है ना? पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ओके, पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. इट इज द ग्रांटिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट बाय एन अथॉरिटी टू एन इन्वेंटर. नाउ कभी किसी बिजनेसमैन ने कोई चीज़ इन्वेंट किया, राइट, इन्वेंट किया और लीगली उनको, मतलब उनको मार्केट में वो चीज़ लेके आना, इसीलिए उन्होंने इन्वेंट किया ना, तो वो एक परमिशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं. लीगली इट शुड बी एक्सेप्टेबल. तो जो अथॉरिटी रहती है वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन को वो डॉक्यूमेंट साइन करके देती है, ग्रांटिंग अ परमिशन कि आपका जो इन्वेंशन है, आपका जो इन्वेंशन है वो आप मार्केट में लेके आ सकते हो. तो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज पेटेंट एंड दैट पेटेंट इज एन असेट फॉर द बिजनेसमैन. ओके नाउ कम टू कॉपीराइट. कॉपीराइट इज अ लीगल राइट. जैसे ये डॉक्यूमेंट था ना, ये राइट है दैट गिव्स क्रिएटर कंट्रोल ओवर हाउ देयर वर्क इज यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट. अगर कोई चीज़ हम अगर क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी बनती है, इजंट इट, तो वो मूवी क्यों बनती है? वो मूवी बनती है ताकि ऑडियंस उसको देखे. ऑडियंस कहाँ है? ऑडियंस मार्केट में है. तो मार्केट में हमारा वो मूवी किस तरह से लोग यूज़ करेंगे, मतलब वो जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट. तो ये जो हमारा क्रिएटर है, जो जिसने मूवी बनाया या जिसने कोई बुक्स लिखता है ना, क्रिएटर ऑफ द बुक. ओके, बहुत लोग होते हैं पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, तो वो म्यूज़िक कोई चोरी ना करे भाई, वो मतलब वो उनका कॉपीराइट हो गया, उनको लीगली वो परमिशन मिल गया है कि दिस मूवी और उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो आपका है. ठीक है, तो उसको कोई, जैसे लोगो होता है, ये सब कोई है ना, दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता. तो इन शॉर्ट कॉपीराइट इज ऑल्सो एन असेट, जो एक लीगल राइट है फॉर द क्रिएटर ऑफ समथिंग, मे बी मूवी, मे बी बुक्स. So patent and copyright are also an intangible asset. Trademark मतलब जैसे ISI मार्क होता है, राइट, वीडियोकॉन का मार्क होता है, एंड बहुत सारे मार्क्स होते हैं जिनको हम देख के समझ जाते हैं. बजाज, पहले बजाज इंडस्ट्रीज होता था, और आज भी बहुत कुछ है जो ट्रेडमार्क देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो कौन से कंपनी का है. सो दैट ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन असेट एंड इट गोज अंडर रियल अकाउंट. नाउ कम्स nominal account. Rule of nominal account is debit all expense and losses, credit all incomes and gains. यहाँ पर थोड़ा सा है ना रिवर्स है. डेबिट हम करते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करते हैं इनकम, जो हमको मिलता है वो हमने क्रेडिट करना है. अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है वो हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तब हम देखेंगे. नाउ द रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस. ठीक है, purchases, sale, advertisement, printing and stationery, rent, salaries, discount, interest, commission, wages, motive power, fuel and gas. ये सारे expense भी हो सकता है, ये सारा income भी हो सकता है.
परचेस अगर है तो एक्सपेंस, सेल अगर है तो इनकम आपका आएगा, राइट? तो इट इज एन इनकम. एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. रेंट कैन बी एक्सपेंस इफ यू पे, इट कैन बी इनकम इफ यू रिसीव. सेम गोज विथ सैलरी, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट. कमीशन, wages, if you pay it is an expense, and if you receive it is an income. Motive power is an expense, fuel and gas. तो ये सारे expense and income that comes in our nominal account. अब मैं आपको बताती हूँ कि expenditure in nominal account या फिर expenditure in real account का difference क्या है. Suppose कि हमने rent pay किया, या suppose हमने कोई goods purchase किया, right? So if we are purchasing goods, purchase, and we paid rupees 5,000, तो it is an expense. Purchase करेंगे तो pay करना पड़ेगा ना, expense. Okay. Similarly, if I purchase a furniture, अगर आपने furniture बनाया या furniture खरीदा तो भी आपको pay करना पड़ता है ना. Say 15,000 का furniture, this is also an expense. But फर्नीचर हमारे रियल अकाउंट में आता है और परचेसेस ऑफ गुड्स हमारे नॉमिनल अकाउंट में आता है. बोथ आर एक्सपेंडिचर. तो व्हाई दिस इज रियल अकाउंट एंड व्हाई दिस इज नॉमिनल अकाउंट? आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज फर्नीचर इज एन असेट. ओके, हम जब असेट परचेज करते हैं और पेमेंट करते हैं तो दैट असेट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपने एक साल में फर्नीचर बनाया, से इन मंथ ऑफ जनवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में वापस क्या फर्नीचर हम बनाते जाएंगे? नो, वो तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल लॉस हो जाएगा. फर्नीचर बनाया या समझ लो कि कोई मशीनरी आपने खरीदा, तो एवरी मंथ हम मशीनरी नहीं खरीद सकते हैं, राइट? सो ऐसा असेट जो हमको लॉन्गर पीरियड तक काम दे और उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दोज एक्सपेंसेस कम अंडर रियल अकाउंट. ठीक है. वेयर एज नॉमिनल अकाउंट कौन सा एक्सपेंस होता है या कौन सा इनकम होता है? नॉमिनल अकाउंट आर दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम विच आर रिकरिंग. ओके. फर्नीचर या जो हमारे रियल अकाउंट के एक्सपेंडिचर हैं, दोज आर नॉन रिकरिंग. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल में 12 मंथ्स आपको आएगा रिपीटेडली. परचेस अगर आपने जैन में किया तो वो पूरे साल का परचेस नहीं है. अगेन फरवरी में या 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद वो वापस से आपको परचेस करना पड़ेगा. मे बी रॉ मटेरियल या मे बी फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स मतलब बना बनाया चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा. तो दैट हैपन्स एवरी मंथ, इजंट इट? तो एवरी मंथ जो एक्सपेंडिचर और इनकम होता है उसको हम रिकरिंग बोलते हैं, और रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट. एक साल में रिपीटेडली वो होगा. ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स. रेंट वी गिव फॉर 12 मंथ्स, सैलरी 12 मंथ्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, वेजेस, purchase, sale, advertisement, expenditure, printing, and this goes on happening many times in a year. So hence it comes under nominal account. And non-recurring means एक बार जब हम वो खर्चा कर लेते हैं तो सेकेंड थर्ड मंथ में वापस नहीं करेंगे. So those are non-recurring expenditure or non-recurring income. So that comes under real account. So this is the difference between the nominal account expenditure and the real account expenditure. Now we should know, students should know कि what are, there are many more examples of real personal जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा and nominal account. Okay. Now यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम. अभी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम, राइट? एक्सपेंडिचर एंड इनकम अगर हम बोलेंगे तो हमको लगता है कि वो नॉमिनल अकाउंट है. बट इफ दोज आर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस और रिसीव्ड इन एडवांस. इफ इट इज एन एक्सपेंडिचर इट विल बी पेड इन एडवांस, एंड इफ इट इज एन इनकम it will be received in advance. So outstanding means which are payable or receivable. Prepaid means paid in advance or received in advance. So expenditure and income सुन के हमको ऐसा लगता है कि वो nominal account है, but because it is outstanding and prepaid, though those are nominal in nature,
are actually a personal account. So students, please remember कि अगर आपके क्लासिफिकेशन में, जैसे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन में अगर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम आया तो आपको उसमें नॉमिनल नहीं लिखना है, आपको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालना है. सो दिस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, लाइक आई सेड कि मैं ये बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Okay, they can ask you for the objectives also. So representative personal account में है outstanding expense, outstanding income, prepaid expense and pre-received income. So this comes under the category of personal account. So these are the three types of account and their golden rules and the examples. Now learn करने के लिए this comes for 1 mark. What is the golden rule for personal account? What is the golden rule for real account? तो आपको ये बाय हार्ट करके 1 मार्क के लिए लिख लेना है. बट दिस गोल्डन रूल्स, इसको गोल्डन रूल क्यों बोलते हैं? गोल्डन रूल इसके लिए बोलते हैं कि हमारे ICAI में, ओके, ICAI मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में हमारा जितना भी अकाउंट्स होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे कंपनी अकाउंट हो, बैंकिंग अकाउंट हो, हमारा अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन दिस 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. तो ये सिर्फ जो ये रूल है ना, ये लर्न करने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए है. सो हाउ डू वी यूज इन स्टैंडर्ड 11th द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज जर्नल एंट्रीज. तो हमको जर्नल एंट्रीज ये रूल के हिसाब से लॉजिकली ये रूल यूज़ करके आपको जर्नल एंट्री पास करना है. तो लेट्स सी कि हम ये रूल्स को लॉजिकली कैसे यूज़ करते हैं. ओके, so how to use the 3 principles and their golden rules logically to pass journal entries, to pass the journal entries. Now suppose I've written an example here. Purchased goods rupees 5,000 from Rahul on cash. Okay, this is a transaction given. So what you have to do, बेसिकली तो हमको बहुत पर्टिकुलरली हर एक चीज़ मार्क करना होता है एंड देन फिर उसको डेबिट एंड क्रेडिट. जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाएंगे यू विल बी यूज टू इट एंड डायरेक्टली स्पीड में आप फिर जर्नल एंट्री पास कर लोगे. बट बिगनिंग में हाउ डू वी पास द जर्नल एंट्री? लॉजिकली यूजिंग द गोल्डन रूल्स. नाउ यहाँ स्टेटमेंट में या इस ट्रांजैक्शन में वी हैव 3 थिंग्स. 1 इज परचेज गुड्स. 3 थिंग्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे तीनों अकाउंट में आती है. ओके, जैसे मेरे पास परचेज गुड्स है, राइट? तो परचेज्ड मतलब एक्सपेंडिचर, सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. तो जो मेरे 3 गोल्डन रूल का जो एग्जाम्पल है वो है परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट, और राहुल जो है पर्सनल अकाउंट, एंड कैश 5,000 रुपीज़ कैश इज रियल अकाउंट. राइट नाउ परचेज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. इफ़ वी आर परचेसिंग गुड्स हम पेमेंट करेंगे मतलब वो हमारा expenditure है, right? Purchase is a nominal account and it is an expense. So the rule for debit all expense and losses. रूल बोलता है ना, नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट करेंगे आप? डेबिट करेंगे हम ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट? सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. आपके जर्नल एंट्री में 2 इफेक्ट होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, राइट? सो परचेज अकाउंट एक डेबिट, तो परचेज विल बी डेबिटेड, ये हमारा कंफर्म हो गया. नेक्स्ट कम टू राहुल. राहुल पर्सनल है तो रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. अब राहुल यहाँ पे गुड्स दे रहा है, राइट? वी आर परचेसिंग तो ही इज गिविंग अस, ही इज सेलिंग अस द गुड्स. सो राहुल इज द गिवर. सो व्हाट वी विल डू अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? क्रेडिट द गिवर, करेक्ट? Rahul should be credited. Purchase should be debited. Rahul should be credited. लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है. एक और है हमारे पास कैश अकाउंट. कैश अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हम है ना, हमारा बुक से ये, सो परचेस कर रहे हैं तो हम कैश पे कर रहे हैं, राइट? कैश इज अ रियल अकाउंट एंड इट गोज आउट. सो रूल इज credit what goes out. Cash should be credited. अब यहाँ पर है ना हमारे पास क्रेडिट में 2 चीज़ आ गया है. राहुल शुड बी क्रेडिटेड, कैश शुड बी क्रेडिटेड. क्या हम दोनों लिख दें, लाइक परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट? नो, इट विल बी रॉन्ग.
क्योंकि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सिमिलर होना चाहिए। सो क्या डिसाइड करेंगे हम, राहुल अकाउंट क्रेडिट में डालें कि कैश अकाउंट? अगर आपका ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे है, राइट, if you are purchasing goods and you are paying cash, it is specifically mentioned here cash, तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, राहुल को नहीं। if it is a cash transaction, whether it is purchased or sold, कैश जा रहा है या आ रहा है, आपको कैश को प्रेफरेंस देना है। सो यहाँ पर कैश विल बी क्रेडिटेड, राहुल विल नॉट बी क्रेडिटेड, इट इज क्रॉस्ड। सो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। जर्नल एंट्री विल बी परचेस विल बी डेबिटेड, purchase account debit 5000, cash will be credited. So in journal entry, credit is always starting with 2, the word 2, to cash account 5000. And narration बहुत important होता है journal entry में, being goods purchased on cash. तो logically ऐसे rule आपको apply करना है initially, basically, okay? अब हम राहुल को हमने क्यों नहीं लिया, हमने कैश क्यों लिया? बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन था। सेम वे बिजनेस में क्या होता है, कैश अगर पेमेंट नहीं है तो लोग क्रेडिट पे लेते हैं। क्रेडिट मतलब उधार पे लेते हैं। उधार मतलब आज हमने ले लिया है, आपको पैसा बाद में भिजवाएंगे। मोस्टली बिजनेस ऐसे ही होता है ना? तो अभी एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ₹6000 फ्रॉम अनिकेत, इट इज गिवन ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या, अभी हमने गुड्स तो परचेज किया बट कैश नहीं दे रहे हैं, उधार पे लिया हुआ है ना, ऑन क्रेडिट, तो मतलब कैश तो हम दे नहीं रहे हैं। तो कैश नहीं दे रहे हैं तो कैश इन बिटवीन आएगा ही नहीं। वेदर इट इज गिवन, अगर इंस्पाइट ऑफ बीइंग गिवन दैट ₹6000 का गुड्स था, है ना, तो आप बोलोगे हम मैम यहाँ पर ₹6000 तो लिखा है, लेकिन साथ में लिखा है ऑन क्रेडिट, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, आप अनिकेत का नाम क्रेडिट करेंगे। द गिवर परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिकेट्स अकाउंट इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश है तो इट विल बी टू कैश, एंड अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो टू अनिकेट्स अकाउंट। ओके, तो दिस इज अ जर्नल एंट्री फॉर गुड्स बीइंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट। एक और होता है कि इट इज़ नॉट मेंशन्ड ऑन क्रेडिट, इट इज़ ओनली गिवन परचेज गुड्स ₹6000 फ्रॉम अनिकेत। सो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा कि कैश ट्रांजैक्शन होगा? ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा, बिकॉज स्पेसिफिकली कैश मेंशन नहीं किया है और अनिकेत का नाम दिया है। तो अनिकेत का नाम है तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर अनिकेत का नाम भी नहीं है, चलो, नाउ इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली परचेज गुड्स ₹6000, दैट्स इट, नॉट फ्रॉम। सो दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे गिवर का नाम नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कैश नहीं मेंशन किया है, सो दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब जर्नल एंट्री लॉजिकली आपको ये सिंपल सा मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है। अब एक सम सिंपल सा कर लेते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सम। आपको और जर्नल एंट्रीज के बारे में इसी में मालूम हो जाएगा। आई एम डूइंग द सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच इज़ इलस्ट्रेशन 2 हियर, संकल्प जनरल स्टोर, ओके, पेज नंबर 65 पे। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। ओके, you should mention the date and the year, it is 2019 July 1st। जब कभी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो इट इज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने जो कुछ भी लगाया है, ऑब्वियसली बिजनेस चालू करना है तो हमको कुछ पहले लगाना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ असेट्स हम अपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डाल सकते हैं। तो जो भी इनिशियली हम लगाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सो रिमेंबर कि जब कभी बिजनेस स्टार्ट होता है, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, उसमें कोई वो नहीं है, इट इज टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट विल बी डेबिटेड? जो भी आप लेकर आ रहे हो बिजनेस में, कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 एंड कंप्यूटर्स, 3 चीज़ आप लेकर के बिजनेस चालू कर रहे हो। सो ऑल दिस 3 थिंग्स विल बी डेबिटेड, एंड बिकॉज इट इज़ अ न्यू बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, सो इट विल बी टू कैपिटल। सो हियर write the name of the firm, sole trading firm, mention the columns, date, particulars, ledger folio होना बहुत ज़रूरी है। folio मतलब होता है पेज नंबर, ledger का पेज नंबर। ऐसे क्यों? क्योंकि जर्नल के बाद हम लेजर बनाने वाले हैं।
तो लेजर बुक में ये जर्नल एंट्री किस पेज पर है उसका मेंशन हमको यहाँ पे करना पड़ता है, नॉट फॉर योर स्टडीज, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो अभी यहाँ के लिए आप सिर्फ कॉलम बनाएंगे, सो कुछ नहीं करना है, बट कॉलम बनाना जरूरी है। देन डेबिट in amount rupees and credit in amount in rupees. Journal entry will be cash account debit 1 lakh, stock of goods account debit 50,000, computer account debit 50,000, to capital account 2 lakhs. ये तीनों ऐड करके होता है 2 लाख। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो अमाउंट आपके डेबिट में है टोटल, वही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट इन अमाउंट शुड बी इक्वल, ये डिफरेंट नहीं हो सकता। ओके तो यहाँ पर 3 चीज से बिजनेस चालू किया और 3 अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। नाउ रिमेंबर, जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है, दैट इज दोज आर नोन एज कंबाइंड एंट्री। दिस जर्नल एंट्री इज अ कंबाइंड एंट्री। ओके, दिस इज अ कंबाइंड एंट्री। वाई? बिकॉज इट हैज बीन कंबाइंड ना, जो 3 हमारा डेबिट था उसको कंबाइन करके एक क्रेडिट। सिमिलरली एक डेबिट और 2 से ज़्यादा या 3 या 4 क्रेडिट भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री, एंड दिस अमाउंट शुड बी इक्वल। नरेशन, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। ओके, द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज ऑन द 4th of July 2019। 2019 आपने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली मेंशन्ड करीना एंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑन क्रेडिट, मतलब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अमाउंट कितना है? 10,000 एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आर दोज डिस्काउंट विच आर कैलकुलेटेड बट नॉट शोन इन द बुक्स। ठीक है ना? तो ये ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स के बीच में होता है, हम कंज्यूमर्स और रिटेलर के बीच में नहीं होता। रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच में सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है, लेकिन अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हुआ है ना बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर। आपको क्या करना है? आपको 10,000 का 5% निकालना है। ओके, 10,000 इंटू 5/100। ओके, सो दिस बिकम्स 500 रुपीज। ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, नाउ द एक्चुअल अमाउंट 10,000 में से लेस करो आप 5% TD, that is 500 rupees. So the amount, balance amount is 9,500. So we have calculated the trade discount, but we will not show in the books. हमारे जर्नल एंट्री में ये 500 नहीं आएगा। तो हमारे जर्नल एंट्री में क्या आएगा? हमारे जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो नेट अमाउंट है ना, ये आएगा। राइट, नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट। परचेज बीइंग एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। So purchase account will be debited, so you will write purchase account debit. Now purchase account debit, do I write to cash? नहीं, हम कैश, हमारा हाथ से कैश नहीं जा रहा है, हमने परचेज तो किया लेकिन वो क्रेडिट बेसिस पे था, तो कैश के जगह पे आएगा करीना का नाम। सो आई विल राइट टू करीनास अकाउंट। नाउ अमाउंट में क्या डालें? अमाउंट में आप 10,000 नहीं डालेंगे, आप 5,000 नहीं डालेंगे। TD माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है 9,500, दैट विल बी शोन इन द जर्नल एंट्रीज। बीइंग गुड्स purchased on credit. Okay, next transaction is sold goods to Priyanka rupees 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, इस ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे? 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। राइट, सो 10% हो जाता है 2,000। तो 2,000 रुपीज इज माई ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 में से आप माइनस करेंगे 2,000, बैलेंस अमाउंट इज 18,000, नेट अमाउंट इज 18,000। ये 18,000 हमको हमारे जर्नल एंट्री के दोनों डेबिट एंड क्रेडिट में दिखाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं यहाँ पर जो जर्नल एंट्री पास करूँगी, वी आर सेलिंग गुड्स टू प्रियंका, राइट?
Priyanka being a personal person, she is receiving the goods and we are selling the goods, right? So 10th में अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने कैश पे किया कि नहीं. प्रियंका तो रिसीव कर रही है, हम गुड्स सेल कर रहे हैं. हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश. बट यहाँ पर कैश मेंशन नहीं किया है. तो रिमेंबर, whenever there is trade discount, it has to be a credit transaction. अगर ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, unless and until it is specifically mentioned for cash. तो यहाँ पे goods are sold, Priyanka is the receiver of goods, we are not paying cash and it is trade discount. So trade discount मतलब वो credit transaction है. So what will be the journal entry? Priyanka being a receiver, I will write Priyanka's account debit. Priyanka's account debit. Okay, 20,000, it is 18,000. And we are selling but we are not receiving the goods, so I will write to sales account, or you can write to goods account. तो to sales account आप लिख दो 18,000. So journal entry is Priyanka's account debit to sales, being goods sold, being goods sold on credit. ये जो हम जर्नल एंट्री के नीचे ये लिखते हैं ना, बीइंग, इसको बोलते हैं नरेशन. And narration is very important for any journal entry. Journal entry without narration is incomplete. You will lose marks there. So unless वो लोग बोलते हैं narration is not required, कभी कभी सब में दिया होता है narration not required. If narration is not required, it is fine. Don't write the narration. But nothing, कुछ नहीं बोला है तो आपको narration लिखना बहुत ज़रूरी है. Next transaction is 13th. Paid into State Bank of India 50,000. Paid into State Bank of India. This is the name of a bank. तो it is debit the receiver. बैंक का नाम दिया हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट है. Debit the receiver और हम कैश पे कर रहे हैं, मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट? कैश हमारे हाथ से जा रहा है into the bank, बट जा रहा है ना. Cash being a real account, credit what goes out. So what will be debited? State Bank of India account debit, being the receiver. We are paying or we are giving cash to the bank, तो to cash account. Okay, तो journal entry simple, धीरे धीरे ये simple होता जाएगा. State Bank of India account debit, State Bank of India account debit to cash account. Amount is 50,000. 50,000. Narration being cash deposited into State Bank of India. Okay, 13th done. Then comes 15th. 15th transaction is goods worth rupees 2,000 lost by theft. Loss, again nominal account. Debit all expense and losses. तो 2,000 rupees, I mean goods worth rupees 2,000 rupees जो हमारा loss हो गया, so that will be debited. Okay, so goods worth rupees 2,000 lost by theft. तो आप क्या लिखेंगे? Loss by theft account debit. Loss by theft account debit. Amount is 2,000. टू गुड्स अकाउंट लिखो या टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. बाय थेफ्ट 2,000, राइट? नॉमिनल अकाउंट and goods being a real account, debit or like debit what comes in, credit what goes out. So it is going out, so we'll write two goods account. तो two goods account लिख लो या two goods lost by theft account लिख लो, दोनों चलेगा. So being goods lost by theft. Okay, next is paid for rent. Rent expenditure because it is being paid. Nominal account. Rule debit all expense and losses, so it's an expense, so हम लिखेंगे rent account debit. Debit all expense ना, rent account debit, and we are paying rent, तो cash is going out. The credit what goes out.
अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। नरेशन being rent paid. Okay, next is 20th. अभी ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो लेट अस फोकस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। ये जो वर्ड है ना, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है लेना देना सब खत्म, कुछ बाकी नहीं है। बट क्या लेना और क्या देना? तो इफ़ वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम प्रियंका, तो ऑब्वियसली 20 जुलाई के पहले कोई ट्रांजैक्शन हमारा प्रियंका के साथ हुआ होगा, ट्रेड हुआ होगा, है ना, तभी तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। सो प्रियंका से हम रिसीव कर रहे हैं, तो वी कैन सी इन ट्रांजैक्शन डेटेड 10th वी हैड सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 10% TD। तो जैसे मैंने बताया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, इजंट इट? तो 10th को हमने लिखा प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। हमको प्रियंका से 18,000 लेना बाकी था बिकॉज दिस वॉज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा ट्रांजैक्शन जब दिया रहता है ना, तो आगे प्रियंका के साथ, आगे मतलब पहले प्रियंका के साथ कोई ना कोई हमारा डीलिंग हुआ है और हमको प्रियंका से पैसा लेना है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो प्रियंका से हमने अपना जर्नल एंट्री चेक किया, तो आफ्टर 10% TD वी हैव टू रिसीव 18,000 फ्रॉम प्रियंका, वी हैड टू रिसीव। नाउ ऑन 20th ऑफ जुलाई वी आर रिसीविंग 17,500। 18,000 रिसीव करना था, 17,500 रिसीव हम कर रहे हैं, तो वेयर इज दैट 500 रुपीज़? बैलेंस 500 किधर है? इसका मतलब कि बैलेंस 500 जो है वो हमने प्रियंका को डिस्काउंट दे दिया। 18,000 के बदले में प्रियंका हमको 17,500 दे रही है, तो हमने प्रियंका को 500 डिस्काउंट अलाउ किया, राइट? सो वी आर रिसीविंग कैश 17,500, कैश बीइंग अ रियल अकाउंट, debit what comes in. So I will write cash account debit 17,500, right? Now 500 रुपीज़ 18,000 में से हम 17,500 अगर रिसीव कर रहे हैं, तो 500 रुपीज़ इज डिस्काउंट अलाउड। इफ़ वी आर अलाउइंग अ डिस्काउंट, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर यानी डिस्काउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो व्हाट आई विल राइट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, and Priyanka is the giver of the amount, isn't it? So Priyanka is the giver, she is a person, so credit the giver. So I will write to Priyanka's account 18,000 being cash received from Priyanka एट अ डिस्काउंट। रेट नहीं मेंशन किया तो हम रेट नहीं डाल रहे हैं, तो एट अ डिस्काउंट 20th। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड 8,000। सो लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपका जर्नल बुक एकदम कंटिन्यूटी में होना चाहिए। दिस ट्रांजैक्शन शुड कम इन कंटिन्यूटी एंड देन ये वर्किंग तो हमारा पीछे होता है। अभी स्पेस कम है तो हम यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं। So it is 25th. Again on the next page you will write date, particulars, ledger folio, debit in rupees and credit in rupees. Okay. So 25th, paid for stationery. We are purchasing stationery, right? यहाँ पर purchase है और परचेज स्टेशनरी का हो रहा है, गुड्स का नहीं। लाइक मेनी अ टाइम वी हैव रिटर्न परचेज अकाउंट डेबिट फॉर गुड्स। गुड्स के लिए आप परचेज लिख सकते हैं। गुड्स मतलब हमारा स्टॉक जिसमें प्रोपराइटर डील करता है। अगर मेरा कोई शॉप है, शूज़ का शॉप है, तो हमने कुछ परचेज किया है शूज़ हमारे बिजनेस के लिए, तो दैट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर स्टेशनरी है, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ है जो गुड्स नहीं है,
गुड्स मतलब आप जिसमें डील करते हो, तो उसका नाम यानी कि जो रिकरिंग आइटम है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर लिखा है, तो आई विल राइट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, नॉट परचेज, रिमेंबर दैट। स्टेशनरी अकाउंट debit. 2, we are paying cash to cash account. Cash being real account, credit what goes out, so it is credited. Stationery being a nominal account, debit all expense and losses. So stationery account debit 8,000 to cash account 8,000. So for this sum, all the journal entries for the given transaction has been completed. Narration being stationery purchased. ओके, देन आपको क्या करना है, इस बुक को क्लोज करना है, जर्नल बुक को आपने क्लोज करना है। तो आप अपने डेबिट साइड का सारा अमाउंट, उसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड, टोटल। ओके, और टोटल इज 3,09,500, 3,09,500। सेम चीज़ आप क्रेडिट ऐड करोगे तो वही अमाउंट आएगा। तो जो डेबिट में अमाउंट है, इक्विवेलेंट अमाउंट हमारे क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड पे भी आप लिख दो 3,09,500। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द गोल्डन रूल्स लॉजिकली। बिगनिंग में आपको लॉजिकली सीखना है कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर आप जब यूज टू हो जाएंगे तो डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये है हमारा जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा कि हम जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो डोंट मिस दैट वीडियो। एंड जो कुछ भी आज एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर आपको समझता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फॉर द लेजर अकाउंट। थैंक यू।